चलिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। इससे पहले मैं आप सभी को और हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी कारण ही आज हमारे 1K जो पहला स्टेप है, वैसे 1K बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन पहला स्टेप ऑलवेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम पहली बार लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें अचीव करते हो लाइफ के अंदर, जैसे कि तुम्हारी पहली सैलरी, जो मेरे को लगता है जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो जो पहली सैलरी होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन जो अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, जो अंदर से एक जुनून मिलता है वो पहली सैलरी देख के, वो उसकी कंपेयर किसी तुम्हारे फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपए भी हो जाएगी ना सैलरी, उसका कंपेयर कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे तुम्हारी पहली सैलरी 1000 रुपये क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो पहला जो मोटिवेशन होता है वो सबसे अनोखा होता है, सबसे स्पेशल होता है। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा स्पेशल मौका है जिसमें हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो ये हमारे नहीं है, ये तुम सबके जो भी इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पर पर्सन के लिए है, ठीक है ना। तो उन सभी को बधाई है, स्पेशली जितने स्टूडेंट हैं जो इससे कुछ न कुछ सीख पा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो जो अपना सफ़र था, जो अपन पहले चैप्टर का सफ़र स्टार्ट किया था, पहली मूवी जो अपन ने बायोलॉजी की स्टार्ट की थी, उसी मूवी का पहला पोर्शन अपन लगभग ख़त्म करने के पोर्शन तक लास्ट टर्न पे ख़त्म भी कर चुके थे। क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा था अपना, इस चैप्टर की एक नींव नहीं थी, 3 नींव थी। पहली नींव थी प्रतिरक्षा तंत्र, और जो प्रतिरक्षा तंत्र था अपन लास्ट टर्न पे पूरी तरह फिनिश कर चुके थे उसको। तो अपना पहला स्टेप इस चैप्टर का खत्म हो चुका था। आज अपन नए सफ़र को फिर से स्टार्ट करेंगे, और नया सफ़र जो है तुम्हारा वो है तुम्हारे जो जिस सपने के साथ तुम इस प्लेटफॉर्म पे उतरे हो, और जिस सपने के साथ तुम इसको आगे कनेक्ट करना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए वो है रोग। और उसी टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन ने क्या किया, तुम्हारी मजबूती को पकड़ा, जो तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र था, जिसको मैंने पूरी तरह फिनिश कर चुका था। बहुत सिंपल सा प्रतिरक्षा तंत्र था, समझोगे तो बहुत इजी है। तुम्हारी बॉडी थी जिसे तुम खुद से कनेक्ट कर सकते थे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ये भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तुम कभी भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। जो तुम्हारा पहला सपना है, जो पहला ड्रीम है, जो तुम जीना चाहते हो लाइफ के अंदर, उसको समझने के लिए तुम इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक को मैं सबसे बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, और ये बेसिक पॉइंट से ही अपन स्टार्ट करने वाला है। समझना, ये रोग क्या होते हैं ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें रोग के अंदर किसी दूसरी चीजों में पढ़ना नहीं है, बस रोग नाम सुन लो। और तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है कि नहीं आती? आती है। रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजीज। और डिजीज का मतलब क्या होता है? डिस प्लस इज। क्या बोलते हैं? डिस प्लस इज। और डिस का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू। और इस का मतलब क्या होता है? कंफर्ट। जब तुम डिसकंफर्ट के जोन में होते हैं, यानी तुम कंफर्ट के जोन में नहीं हो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ का टेम्परेचर तुम्हारे वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अभी तुम क्या हो सकते हो? रोगग्रस्त हो सकते हो। तुम पूरी तरह, जैसे कि रोगग्रस्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बीमार हो, तुम्हारी बॉडी दिखनी चाहिए कि तुम बीमार हो। रोगग्रस्त उस टर्म के लिए, या रोग या डिजीज उस टर्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है जिसमें तुम जितना अच्छे से काम कर सकते हो वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि बात करूं मैं, तुम एक मेंटली डिस्टर्ब हो, तुम्हारा मेंटल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बॉडी में नहीं दिख रहा है तुम्हें। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, रोग नहीं कह सकते उसे, ठीक है ना, लेकिन रोग के जैसा है। क्योंकि जब तक तुम्हारा सर दर्द होगा, क्या तुम पढ़ने में अपना ध्यान लगा पाओगे क्या? यानी जितनी कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी तुम दे पाओगे क्या? और जब भी जितना पोटेंशियल तुम्हारा है वो पोटेंशियल जब तुम दे नहीं पाओ, इसका मतलब तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, तुम रोगग्रस्त हो। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, डिस प्लस इसका मतलब क्या होगा? डिजीज। और जब भी तुम कंफर्ट के जोन में नहीं हो, कंफर्ट का मतलब जैसा होना चाहिए तुम्हारे लिए वातावरण, उसके अकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारा वातावरण, तो इसका मतलब तुम क्या हो? रोगग्रस्त। समझ में आई बात? क्या पहले बड़ा कुछ क्या? अब समझना, इसी रोग को या रोग होते क्या, इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो पुराने ख्यालों के जो वैज्ञानिक थे, जिसमें बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम है हिप्पोक्रेटस, ठीक है ना, इन्हीं वैज्ञानिकों ने
और इनके साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो रोग होता है उसके लिए इन्होंने बोला था अच्छा तरल और खराब तरल। समझो नहीं, जैसे अपनी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उनको पता नहीं है ब्लड होता है क्या होता है, उन्होंने बोला कि अपनी बॉडी के अंदर एक तरल होता है और इस तरल में कुछ भी खराबी हो गई तो वो क्या होगा, बुरा तरल होगा, और जब ये तरल तुम्हारा अच्छा होगा तो इसे क्या बोला जाएगा, अच्छा तरल। इसीलिए इन्होंने कितनी टर्म यूज की, 2 टर्म्स। पहली टर्म कौन सी यूज की, अच्छा तरल, और दूसरी टर्म कौन सी यूज की, बुरा तरल। इन्होंने कहा कि जो ब्लैक कलर का, जैसे बहुत सारे जीवों का ब्लड होता है रेड कलर का, और अगर किसी का भी खून ब्लैक कलर जैसा दिखने लगता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और जिसका रेड ब्लड होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है या कम होता है। और इसी थ्योरी को बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित कर दिया। इसका रोग से कोई आता पता ही नहीं था, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। जो अच्छा तरल होगा उसमें क्या होगा, खराब पदार्थ नहीं होंगे, और जो खराब तरल होगा उसमें खराब पदार्थ होंगे। और अगर तुम्हारा ब्लड ब्लैक कलर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर रेड होगा तो क्या होगा, कम होगा। और इसी सिद्धांत को गलत साबित करने का काम जब तुम्हारे थर्मामीटर्स, जो टेम्परेचर को मापने वाले थर्मामीटर खोजे गए, तब उन्होंने टेम्परेचर को मापा तो उन्होंने पाया कि जिसका ब्लड ब्लैक कलर का था और जिसका रेड कलर का था, दोनों का टेम्परेचर बराबर था। और रेड कलर का जिसका ब्लड था उसका टेम्परेचर हाई भी हो सकता था जब वो क्या हो जाता था, बीमार हो जाता था। समझ में आई बात क्या? और इसी सिद्धांत को क्या कर दिया गया, यहाँ पे खारिज कर दिया गया। समझ में आ रही है बात क्या? थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है इसीलिए मैंने बता दी। अब दूसरी बात समझना, इसके बाद बहुत सारे और वैज्ञानिक जागे, इन्होंने थ्योरी दी, इनकी थ्योरी गलत होगी तो अब दूसरे वैज्ञानिक और जागे कि हम भी थ्योरी देंगे, और उन्होंने थ्योरी दी कि जो तुम्हारी बीमारी होती है वो 2 सिस्टम से या 2 तंत्रों से रेस्पॉन्सिबल होती है। उस पूरी बीमारी को जो कंटिन्यू करता है या उसको करवाने के लिए जो तुम्हारा सिस्टम होता है, वो कितने सिस्टम होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। इस थ्योरी को भी बाद में गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का केवल तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। बीमारी किसी भी सिस्टम के कारण हो सकती है, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण भी हो सकती है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के कारण भी हो सकती है, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कारण भी हो सकती है। इसीलिए इस सिद्धांत को भी बाद में क्या कर दिया गया, खारिज किया गया। उसके बाद जो सटीक डेफिनेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो रोग होते हैं वो मुख्यतः इन्हीं 3 कारणों से होते हैं। कैसे? कुछ रोग ऐसे थे जो तुम अपनी लाइफ में जन्म से ग्रहण कर लेते थे, इनका तुम्हें पता ही नहीं था। तुम जैसे ही अपने माता पिता से पहली बार इस अर्थ के ऊपर जन्मते थे और तुम्हारे वो रोग ऑलरेडी हो रखा होता था। उन सभी रोगों को अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विकार कहते हैं। और ये आनुवांशिक विकार अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे अपन ने टर्नर सिंड्रोम था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे अपन ने क्राउन फेल्टर सिंड्रोम था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हीमोफीलिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसके अलावा वर्णांता देखा था कि नहीं देखा था? गंजापन देखा था कि नहीं देखा था? अरे वो अलग बात है, तुम भी थोड़े साल बाद क्या हो जाओगे, गंजे हो जाओगे। लड़कियां भी होगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। समझ गए बात मेरी? तभी तो कह रहा हूँ पहले 20 से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्रोसेस भी तुम्हें पता है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से डिलीवर करता है तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे से पहुंचेगी, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, सबके पास पहुंचेगी। अब सुनना इधर मेरी बात, अब सुनते चलना। जो रोग तुम्हें जन्म से माता पिता से तुम्हारी बॉडी में आएंगे, उन रोगों को अपन क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी रोग। समझ गए? तो रोग आनुवांशिक यानी मदर फादर से भी आ सकते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होंगे जो संक्रमण से फैल सकते हैं। संक्रमण से कैसे? तुम बाहर गए और कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया, संक्रामक नहीं कह रहा हूं मैं, संक्रमण से कह रहा हूं। दोनों टर्म में डिफरेंस है। संक्रमण किसे कहते हैं और संक्रामक किसे कहते हैं, दोनों टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझना। तुम वातावरण में गए और कोई भी बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर दिया, ठीक है ना, ये होता है इन्फेक्शन। समझ में आ रही है बात? संक्रामक किसे कहते हैं, मेरे बॉडी के अंदर कोई रोगजनक घुसा हुआ था और मैंने किसी चीज को स्पर्श कर दिया तो मेरी बॉडी से वो रोगजनक कहाँ चला गया, उस चीज के अंदर या दूसरे व्यक्ति के अंदर इंटर हो गया। समझ गए? ये होता है संक्रामक, और संक्रमण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाना। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस?
संक्रमण अलग होता है और संक्रामक अलग होता है। तो संक्रमण से भी बहुत सारे रोग तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। जीवन शैली क्या होती है, जीवन शैली तुम्हारी लाइफ साइकिल में बहुत बड़ा योगदान करती है। जैसे मैं बात करूं, तुम कितने बजे उठ रहे हो, ठीक है ना, तुम कितने बजे खाना खा रहे हो, तुम कितने बजे सो रहे हो, ये तुम्हारा जो रूटीन होता है, ये रूटीन भी तुम्हें तुम्हारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तुम क्या फूड खा रहे हो, जैसे कि मैं बात करूं तुम्हें, तुम जैसे अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, मोटापा बढ़ने की क्या होगी, संभावना बढ़ जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अगर तुम हेल्दी फूड खाओगे, जैसे एप्पल है, ठीक है ना, फ्रूट जितने भी होते हैं जो तुम्हारी बॉडी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं, इससे तुम्हारी बॉडी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो तुम्हारी जीवन शैली भी कहीं ना कहीं तुम्हें रोगों की ओर खींचती है। तो 3 चीजों से तुम्हें रोग हो सकते हैं। पहला कहां से हो सकता है, तुम्हारे माता पिता से, यानी आनुवांशिक हो सकता है। दूसरा कहां से हो सकता है, तुम्हें इन्फेक्शन से, संक्रमण से हो सकता है। और तीसरा तुम्हें कैसे हो सकता है, जीवन शैली से। तो जैसे कि मेरे को पता है कि अपन यहाँ जितने भी बैठे हैं, एक मेरे को छोड़ के बाकी सबकी जीवन शैली क्या हो रखी है, बिगड़ी हो रखी है, खराब हो रखी है, ठीक है। तो तुम सारे के सारे कैसे हो, जिंदा हो के मुर्दा हो, जिंदा हो लेकिन कैसे हो, रोगी हो, स्वस्थ नहीं हो। समझ गए बात मेरी। तो ये बात अपन ने कर ली, ठीक है। तो मैं जो बात अपनी जो रख रहा हूँ वो किसके सामने रख रहा हूँ, जितने भी रोगी है, अस्वस्थ है, उन रोगों, उन व्यक्तियों के बारे में रख रहा हूँ। समझ गए बात मेरी। अब सुनते हैं अपन रोग। ये जितने भी रोग तुम्हें अपने चारों तरफ दिख रहे हैं, तुमने देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारों को रोग हो रखे होंगे, समझोगे नहीं, तो उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी रोग होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं कैसे, जन्मजात, और एक कैसे होते हैं, अर्जित। जैसे कि बात करें, ऐसी चीज जो तुम्हें जन्म से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी उसे क्या बोलेंगे अपन, जन्मजात। और कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें लाइफ में क्या करनी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी, उसे क्या बोलेंगे, अर्जित रोग। जैसे कि बात करूं मैं, अगर मान लो तुम्हारी फैमिली बहुत पैसे वाली है, ठीक है ना, समा ही नहीं रहे घर के अंदर पैसे, ठीक है, तो अब 12th के बाद तुम्हें MBBS करनी है, तुम्हारा सपना है, और तुम्हें प्राइवेट मेडिकल के कॉलेज के अंदर सीधा एडमिशन दिलवा दे बिना नीट एग्जाम के, समझोगे नहीं समझे। तो ये तुमने जन्मजात मिला के तुमने अर्जित किया लाइफ के अंदर, जन्मजात मिला के नहीं मिला। और अगर मान लो तुम दिन रात मेहनत करके एक बहुत अच्छा स्कोर अपनी लाइफ के अंदर अर्जित कर रहे हो, ठीक है ना, अचीव कर रहे हो, तो वो उसके बाद तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच रहे हो, तो ये तुमने अपनी लाइफ के अंदर अर्जित किया कि तुम्हें तुम्हारे मदर फादर ने दिया है। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है ना। हर कोई बंदा चाहे तो, मेरे को लगता नहीं यहाँ पे बैठे कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता। हर बंदा 20 लाख के अंदर, हर घर पे घर वाला के पास होंगे, 20 लाख में आराम से रशिया से MBBS करके आ सकता है, समझ गए। लेकिन तुम्हारा सपना यही होना चाहिए, पहली चीज़, कि तुम्हें जो चीज़ तुम्हारे नाम के आगे लगने वाली है, डॉक्टर, ठीक है ना, वो तुम्हें कोई ये नहीं कहे कि तुम्हारे माता पिता ने दिला दिया, तुम्हें जन्मजात मिल गया। तुम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि ये नाम जो मैंने अपने नाम के आगे लगाया, ये मैंने अपने लाइफ के अंदर अचीव किया है। ये कहने का पोटेंशियल तुम्हारे अंदर तब होगा जब तुमने वो लाइफ में अंदर अचीव किया होगा। तो ये तुम्हारे पास है अभी चांस, ठीक है ना, 12th के बाद या 1 साल तक, कि तुम चाहो तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। और डॉक्टर 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, जन्मजात, यानी तुम्हारे मम्मी पापा से दिलवा सकते हो, ठीक है ना। जैसे जिद करते थे नहीं छोटे बच्चों के जैसे, वैसे जिद करके रशिया या कहीं से भी 20 लाख के अंदर नाम कमा, मतलब खरीद के लेके आ सकते हो। खरीदने में और अचीव करने में रात दिन का डिफरेंस है। खरीदने का मतलब होता है उसको ले लिया पैसे दे करके, और अचीव करने का मतलब है तुमने अपना जितना पोटेंशियल है सारा का सारा इसको दिया और फिर तुमने वो नाम कमाया है। ये मेजर डिफरेंस है और यही डिफरेंस तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर आराम से, अगर मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हो और बहुत अच्छे से 2 साल में पढ़ लेते हो, तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें ये नाम कमाने से कोई रोक सकता है। तो ये नाम तुम्हें कमाना है लाइफ के अंदर। जब तुम्हें लगे कि तुम नहीं कमा सकते हो तो दूसरी प्लेटफॉर्म पकड़ लेना, लेकिन कभी खरीदने वाला काम मत करना, समझ गए बात मेरी। तो यहाँ पे भी अपन रोग कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के। पहले कैसे होंगे, तुम्हें जन्म से मिलेंगे और उन्हें क्या बोलेंगे, जन्मजात। और कुछ रोग होंगे तुम अपने वातावरण से संक्रमण के द्वारा अर्जित करोगे, उसे क्या बोलेंगे, अर्जित रोग। जन्मजात रोग अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे अपन ने,
जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, आनुवांशिकी वाले चैप्टर में। ये कितने टाइप के थे? जीनीय रोग और दूसरे गुणसूत्रीय रोग। आई बात समझ में? क्या अब यहाँ पे उसकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अपन कर चुके। दूसरी बात अपन को करनी है, अर्जित रोग कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। पहले कौन से होते हैं? संक्रामक रोग। दूसरे कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहेंगे? मान लेते हैं कोई रोग मुझे हो गया है, ठीक है ना, तो अब ये रोग मैं क्या करूंगा, अगर किसी को भी तो मैं से स्पर्श करूंगा, सारों को ये रोग क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो एक व्यक्ति से अगर कोई रोग दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उस रोग को अपन क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। समझ में आई बात क्या? और सबसे घातक जो संक्रामक रोग है आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो कौन सा होगा? कैंसर। कौन सा होगा? कैंसर। क्योंकि संक्रामक रोग सबसे घातक जो बहुत तेजी से फैला था वो था कैंसर। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो वो कौन सा है? एड्स। समझ में आई बात मेरी? अगर कैंसर ऑप्शन होगा, वैसे ऑप्शन नहीं होगा, अगर कैंसर ऑप्शन होगा तो तुम्हें कौन सा लगाना है? कोरोना ऑप्शन। कोरोना, सॉरी कैंसर बोल दिया मैंने। कोरोना अगर ऑप्शन है तो कौन सा लगाओगे? कोरोना। और कोरोना ऑप्शन नहीं है तो क्या लगाओगे? एड्स। क्योंकि सबसे घातक जो आज के समय में जो सबसे घातक बहुत तेजी से फैला था वो कौन सा रोग था? कोरोना। और कोरोना ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें कौन सा लगाना है? एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असंक्रामक रोगों की। असंक्रामक रोग किसे कहेंगे? ऐसे रोग या ऐसे डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते। मान लो मेरे को कोई रोग है, ठीक है ना, और मैंने तुम्हें टच कर दिया तो क्या वो रोग फैलेगा? क्या नहीं फैलेगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग नहीं फैलते उन्हीं रोगों को अपन क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। और सबसे घातक असंक्रामक रोग कौन सा होगा? कैंसर। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? तो बताओ, रोगों को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 में। पहला कौन सा है? जन्मजात। दूसरा कौन सा है? अर्जित। और जन्मजात कितने टाइप्स के हैं? 2 में। पहला कौन सा है? जीनीय। दूसरा गुणसूत्रीय। और अर्जित रोग कितने टाइप के हैं? 2 में। पहला कौन सा है? संक्रामक। दूसरा कौन सा है? असंक्रामक। संक्रामक के अंदर क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। तो सबसे घातक कौन सा है? एड्स। नहीं हो तो कौन सा लगाना है? कोरोना। और अगर दूसरी बात करूं, असंक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है सबसे घातक? कैंसर। बस इतना याद रखना है। समझ गए बात? और यही क्वेश्चन आए हुए 1-2 बार क्वेश्चन सीधा कि सबसे घातक संक्रामक रोग कौन सा है और सबसे घातक असंक्रामक रोग कौन सा है। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो अपन को 1 बाई 1 जो रोग पढ़ने हैं डिटेल में, उन्हीं रोगों की अपन बात करते हैं। और यहाँ से जो टेबल मैंने बनाई है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे तुमने देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम जो टीचर भर्ती के लिए होते हैं, जो एग्जाम यूपीएससी का, आरएस का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आते हैं सुनना। रोग, ये रोग बहुत टाइप से होते हैं। जो भी रोग होते हैं, कोई रोग होते हैं जो जीवाणु अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाए तो वो रोग हो सकता है। उस रोग को क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग। अगर वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसेगा तो उस रोग को क्या बोलेंगे? विषाणु जनित रोग। और अगर प्रोटोजोआ के कारण तुम्हें कोई रोग हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोजोआ जनित रोग। अगर हेलमिंथिस के कारण तुम्हें कोई रोग हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हेलमिंथिस जनित रोग, ठीक है ना। इसीलिए मैं डेफिनेशन लिखी नहीं है, सीधी सी समझने की है। समझ गए बात मेरी? अगर जीवाणु के कारण तुम्हें रोग होगा तो क्या बोलोगे? जीवाणु जनित रोग। अगर विषाणु के कारण रोग हो रहा है तो क्या बोलोगे? विषाणु जनित रोग। और प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है तो क्या बोलोगे? प्रोटोजोआ जनित रोग। और अगर तुम्हें हेलमिंथिस के कारण होगा तो क्या बोलोगे? हेलमिंथिस जनित रोग। कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। अब पूछेंगे क्या? ये पूछेंगे कि जीवाणु जनित रोगों के नाम बताओ। तो कितने नाम अपन को याद करने हैं रे? 7। पहला कौन सा है? निमोनिया। दूसरा कौन सा है? टाइफाइड। तीसरा कौन सा है? हैजा। चौथा कौन सा है? प्लेग। पांचवा कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। छठा कौन सा है? टिटनस। और 7वां कौन सा है? डिप्थीरिया। पहला कौन सा था? निमोनिया। दूसरा कौन सा था? टाइफाइड। तीसरा कौन सा था? हैजा। चौथा कौन सा था? प्लेग। पांचवा कौन सा था? ट्यूबरकुलोसिस। और छठा कौन सा था? टिटनस। और 7वां कौन सा था? डिप्थीरिया। नाम याद आएंगे? किसके कारण हो रहे थे? जीवाणु के कारण। एक बार फिर से, पहला नाम कौन सा था रे?
निमोनिया दूसरा, टाइफाइड तीसरा, हैजा चौथा, पांचवा ट्यूबरकुलोसिस और छठा टिटनेस, सातवां डिप्थीरिया। दो तुम्हारे केवल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन मैं नाम सारे लिखे क्योंकि ये रोग सीधे पूछे जाते हैं लेकिन डिटेल में नहीं पूछे जाते, केवल इनके नाम पूछे जाते हैं। तो दो है जो तुम्हें डिटेल में भी पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन, निमोनिया, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, टाइफाइड। ये दो डिटेल में दे रखे हैं तो दोनों डिटेल में पढ़ाऊंगा और बाकियों में हल्का फुल्का बताऊंगा। समझ में आएगी क्या? आगे चलते हैं। और दूसरा कौन सा अपने पास, विषाणु जनित रोग। कितने एग्जाम्पल याद करने, 5 में पहला कौन सा है, एड्स, दूसरा कौन सा है, पोलियो, तीसरा कौन सा है, सामान्य जुकाम, चौथा कौन सा है, रेबीज और पांचवा कौन सा है, मम्स। तो ये 5 रोगों के नाम तुम्हें याद करने। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा के विषाणु के द्वारा। अब बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोआ जनित रोग। कितने रोग है टोटल, 3 में पहला कौन सा है, अमीबा, दूसरा कौन सा है, निंदा रोग और तीसरा कौन सा है, मलेरिया। ठीक है ना, 3 ये तुम्हें याद करने। इसके बाद अगला कौन सा है, हेलमिंथीज। हेलमिंथीज जनित कितने हैं टोटल, 3 में पहला कौन सा है, एस्केरियासिस, दूसरा कौन सा है, नारू रोग और तीसरा कौन सा है, हाथी पांव। ठीक है, बताओ जीवाणु जनित टोटल कितने हैं, 7। अगर मैं बात करूं विषाणु जनित कितने हैं, 5 और प्रोटोजोआ जनित 3 और तुम्हारे हेलमिंथीज जनित 3। तो नाम याद होने चाहिए, याद रहेंगे नाम। तो फिर से बताने एक बार, जीवाणु जनित कितने थे टोटल, 7 में पहला कौन सा था, निमोनिया, दूसरा टाइफाइड, तीसरा हैजा, चौथा प्लेग, पांचवा ट्यूबरकुलोसिस, छठा टिटनेस, सातवां डिप्थीरिया। इसके बाद दूसरा कौन सा था, विषाणु जनित कितने थे टोटल, 5 में पहला कौन सा था, एड्स, दूसरा पोलियो, तीसरा सामान्य जुकाम, चौथा रेबीज और पांचवा मम्स। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा कौन सा था अपने पास, प्रोटोजोआ जनित। टोटल कितने थे, 3 में पहला कौन सा था, अमीबा, दूसरा निंदा रोग और तीसरा मलेरिया। इसके बाद चौथा कौन सा है, हेलमिंथीज जनित। हेलमिंथीज जनित कितने हैं टोटल, 3 में पहला कौन सा है, एस्केरियासिस, दूसरा कौन सा है, नारू रोग और तीसरा हाथी पांव। इसमें तुम्हें ये 2 डिटेल में पढ़ने हैं अपन को। इसके अंदर अपन को एड्स पढ़ना है, सामान्य जुकाम पढ़ना है और रेबीज डिटेल में पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर अपन तीनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों तुम्हारे दे रखे और यहाँ पर भी अपन तीनों ही पढ़ेंगे। नारू रोग दे नहीं रखा, लेकिन नारू रोग अपने राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से फैला था, तो इसी को अभी अपन एक बार पढ़ेंगे। इनमें से 2 रोग तुम्हें कहीं ना कहीं हो रखे हैं और वो कैरेक्टर अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं दिखते हैं। समझ नहीं, एक तो निंदा रोग जो दिन रात यहाँ पे क्या करते हो, निकालते रहते हो। ठीक है, हो रखा है कि नहीं हो रखा है। एक दूसरा कौन सा, रेबीज, सबको हो रखा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को लगता है ये तुम दूसरों को भी फैलाते हो। क्या करते हो, दूसरों को ऐसे काट दो। तुम्हारे में वही लक्षण होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, पागल कुत्तों के अंदर। कुत्तों में नहीं, किसके अंदर, पागल कुत्तों के अंदर। ठीक है ना। तो तुम्हें एक वायरस जनित रोग भी है और तुम्हें दूसरा कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित रोग भी है। प्रोटोजोआ जनित रोग तो तुम यहाँ दिन रात दिखाते हो कैमरे में, रोज शूट होता है। ठीक है ना। और दूसरा, कभी कभी बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर उस पागल कुत्ते ने काट दिया, तो हम कहते हैं भाई बैठ जा, कोई नहीं, वो पागल कुत्ता थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं तो वो मारना भी पड़ता है। ठीक है, तो 2 रोग तुम्हें याद रखने अच्छे से। कौन से तुम्हें हो रखे हैं, रेबीज और निंदा रोग। बाकी सारे डिटेल में याद रखने जिनके नाम कहीं ना कहीं तुम्हें पूछे जाते हैं। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, नाम याद रहेंगे क्या, पक्का। चलो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपन जो अपने पहले जीवाणु जनित रोग है उनको कंप्लीट करेंगे। समझ गए। तो नेक्स्ट टाइम पे अपन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा जीवाणु जनित रोग, जिसमें सबसे पहला रोग अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे, निमोनिया। तो आज के लिए अपन अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे फिर से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।